अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वी विल स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर, जो कि इंट्रोडक्शन से आगे हमने सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स से स्टार्ट करना है। मिनी कैटजम की मैंने बुक ओपन की हुई है। इसमें जो आपका सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स का चैप्टर है बेसिकली दैट इज बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स एंड अदर सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन एक्टिव एंटीबायोटिक्स। यानी इस चैप्टर में हम लोग पहले तो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स डिस्कस करेंगे एंड देन सेल मेम्ब्रेन पर जो एक्ट करने वाली ड्रग्स है ना, जो उसकी सिंथेसिस को या उसको डैमेज करके बैक्टीरियल सेल को किल कर रही हैं, वो वाली भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें आपने मेरी बात गौर से सुनी है। इसकी क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स है ना, उनको हम ब्रॉडली, वेरी ब्रॉडली 2 क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स एंड नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है ना, उनके अंदर बीटा लैक्टम रिंग होता है, जिसकी वजह से हम उनको बीटा लैक्टम कह रहे होते हैं। नॉन बीटा लैक्टम्स के अंदर वो रिंग नहीं होता। ठीक है। अब कुछ बैक्टीरिया हैं जिनके पास एक एंजाइम होता है, बीटा लैक्टमेज एंजाइम, जिसको वो अपने बचाव के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो हम एंटीबायोटिक देते हैं ना, जब उनको, ऐसे बैक्टीरिया के केस में जब हम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक देंगे ना, तो वो रेजिस्टेंट होंगे उस एंटीबायोटिक से। क्यों? क्योंकि उनके पास वो एंजाइम है, उस एंजाइम को यूज़ करेंगे और उनका बीटा लैक्टम रिंग तोड़ देंगे, एंटीबायोटिक इनफेक्टिव हो जाएगी। जबकि नॉन बीटा लैक्टम वाली ऐसे बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव होगी, क्योंकि बैक्टीरिया के पास अगर वो एंजाइम होगा भी तो वो उनको किल नहीं कर सकते, एंटीबायोटिक्स को नहीं ख़राब कर सकते, क्योंकि उनके अंदर बीटा लैक्टम रिंग ही एब्सेंट है। सो ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, ये आपको पता होनी चाहिए। पहले हम बीटा लैक्टम सारी डिस्कस करेंगे और फिर हम नॉन बीटा लैक्टम्स एंड देन सेल मेम्ब्रेन वाली ड्रग्स को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, पेनिसिलिन एंड सेफलोस्पोरिन्स आर द मेजर एंटीबायोटिक्स दैट इनहिबिट बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। अच्छा, इसमें ना थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन आएगी, या आप समझ लें कि आपने याद कैसे रखना है। असल में हम सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स में से जो बीटा लैक्टम है ना, उनको 4 मेन क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, बस आपने इसी तरह से याद रखना है। ये चीज़ यहाँ पर नहीं लिखी हुई, लिपिनकॉर्ड के अंदर लिखी हुई है। 4 क्लासेस हैं। कौन सी 4? ये आपको रटी होनी चाहिए। इन चारों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है। पेनिसिलिन्स, cephalosporins, carbapenems and monobactams. Repeat after me. पेनिसिलिन्स, सेफलोस्पोरिन्स, कार्बापेनिम्स एंड मोनोबैक्टम्स, ये सारी बीटा लैक्टम है। ये सारों का सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और ये क्लासिफिकेशन है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की। अब इसमें से जो मोस्ट वाइडली यूज्ड ड्रग्स है ना, दैट आर, या मोस्ट मेजर क्लास ऑफ ड्रग्स जिसमें बहुत ज़्यादा ड्रग्स फॉल करती हैं, दोज आर पेनिसिलिन्स एंड सेफलोस्पोरिन्स। ठीक है। They are called beta lactams because of the unusual 4-member ring that is common to all their members. जो मैंने आपको बताई है वो भी बीटा लैक्टम ही है, ये दोनों भी बीटा लैक्टम है। The beta lactams include some of the most effective, widely used and well tolerated agents available for the treatment of microbial infections. इसको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेंकोमाइसिन, फॉस्फोमाइसिन एंड बेसिट्रोसिन, ये भी हमारे पास एडिशनल ड्रग्स हैं जो कि सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। बट ये जो है, ये एक तो हम ये कम यूज़ करते हैं, सेकेंडली इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फ़र्क है जो मैंने आपको पहले 4 क्लासेस बताई उनसे। तो हम इंडिविजुअली इनको डिस्कस करेंगे। बट अच्छा, उसके बाद जी डेप्टोमाइसिन भी है, विच इज़ एन ऑल्टरनेटिव टू वेंकोमाइसिन। इट डायरेक्टली, अब डेप्टोमाइसिन वो मेम्ब्रेन पे एक्ट करती है, सेल वॉल पे एक्ट नहीं करती, उसका भी डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। द सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी ऑफ द ड्रग्स is mainly due to the specific action on the synthesis of cellular structure that is unique to the microorganism. यानी इनकी टॉक्सिसिटी क्यों होगी हमारी बॉडी के अंदर? हमने तो इसे इसीलिए इन ड्रग्स को यूज़ किया ना कि बैक्टीरियल पार्ट्स को टारगेट करें। टॉक्सिसिटी तब होगी जब ये उन चीज़ों की सिंथेसिस को अफेक्ट करेंगी जो कि नॉन सेलेक्टिव होंगी, जो बैक्टीरिया की बॉडी में भी हो रही हैं, हमारी बॉडी में भी हो रही हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें। और मैंने आपको बताया था कि जो सिलेक्टिविटी होती है ना लास्ट लेक्चर में, वो भी रिलेटिव होती है, वो कोई एब्सोल्यूट नहीं होती कि सिर्फ जाके उन्होंने बैक्टीरिया को किल करना है। थोड़ा बहुत इफेक्ट सेल्स पर आता है एंड दैट इफेक्ट इज डोज डिपेंडेंट। डोज ज़्यादा करेंगे तो वो इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो जाएगी। मोर देन 50 एंटीबायोटिक्स दैट एक्ट एज सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स आर करंटली अवेलेबल विद इंडिविजुअल स्पेक्ट्रा। हम लोग एंटीबायोटिक्स में यूज़ ही सेल वॉल, 90% हम लोग सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। और बाकी का जो 90% नहीं, चले 70% लगा लें, बाकी का 30% हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स यूज़ कर रहे होते हैं। यही दो, बाकी जो लेस देन 1% या पॉइंट्स में हम बाकी सारी ड्रग्स यूज़ कर रहे होते हैं। ये 2 मेन क्लासेस हैं। अच्छा जी, अभी इन्होंने इसकी क्लासिफिकेशन बताई हुई है, बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स। मैंने आपको बताई, सबसे पहले वो आपने याद रखनी है, बीटा लैक्टम एंड नॉन बीटा लैक्टम। बीटा लैक्टम के अंदर पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन्स, कार्बापेनिम्स एंड मोनोबैक्टम्स। अब पेनिसिलिन्स में भी हमारे पास नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन ड्रग्स हैं और वाइडर स्पेक्ट्रम है। इसी तरह सेफलोस्पोरिन्स में भी नैरो स्पेक्ट्रम एंड वाइडर स्पेक्ट्रम। जब डिटेल में पढ़ेंगे तब भी मैं बताऊंगी साथ साथ।
अमंग पेनिसिलिन्स, नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स, फिर हमारे पास उसमें भी फर्दर क्लासीफाई हम लोग करते हैं पेनिसिलिनेज एंजाइम की बेस पे कि कुछ उससे ससेप्टेबल होती हैं ड्रग्स, कुछ उससे रेजिस्टेंट होती हैं, सो उस बेस पे। और सेफलोस्पोरिन्स में से नैरो स्पेक्ट्रम के अंदर सेफलोस्पोरिन्स की हम फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ। तो उसमें से जो फर्स्ट जनरेशन है वो नैरो स्पेक्ट्रम है, यानी एक दो बैक्टीरिया को टारगेट करेगा। वाइडर स्पेक्ट्रम जो है वो ज़्यादा सारे माइक्रोब्स को कवर कर रहे होंगे। और जो कार्बापेनिम्स और मोनोबैक्टीरियम्स हैं उनका एक अलग स्पेक्ट्रम है, वो वाइडर स्पेक्ट्रम ड्रग्स नहीं है, उनको हम अलग से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट पेनिसिलिन्स. Penicillins, all penicillins are derivatives of 6-aminopenicillinic acid and contain a beta-lactam ring structure that is essential for antibacterial activity. Penicillin subclasses have additional chemical substituents that confer differences in antimicrobial activity. यानी उनके अंदर अमंग पेनिसिलिन्स, यानी पेनिसिलिन्स के अंदर भी बहुत वैरायटी है। वो वैरायटी क्यों है? उनकी एक्टिविटी पर डिपेंड करती है, कुछ ज़्यादा एक्टिव है, कुछ कम एक्टिव है, स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत फ़र्क, एंटीबायोटिक उनकी रेजिस्टेंस पे फ़र्क है, कुछ ज़्यादा रेजिस्टेंट है, कुछ ज़्यादा सेंसिटिव है, एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस, बायोडिस्पोजिशन, ये सारे फैक्टर्स हैं जो उनको आपस में केमिकली डिफर कर रहे हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? पेनिसिलिन्स वेरी इन देयर रेजिस्टेंस टू गैस्ट्रिक एसिड, यानी कि कुछ ड्रग्स हैं जो गैस्ट्रिक एसिड्स को रेजिस्ट कर लेती हैं, बट कुछ जो है वो सेंसिटिव भी हैं, वो आपके स्टमक में डिग्रेड हो जाएंगी, सो हम उनको फिर एंटायरिक टैबलेट्स की फॉर्म में दे सकते हैं या उनका रूट चेंज कर सकते हैं। एंड देयरफॉर वेरी इन देयर ओरल बायोअवेलेबिलिटी। पैरेंटल फॉर्मुलेशंस यानी अदर देन ओरल फॉर्मुलेशन जिसमें IM IV है, उसमें हमारे पास एम्पिसिलिन, पिपेरासिलिन, टार्सिसिलिन अवेलेबल है, टिसारसिलिन। अच्छा, इनके नाम आप जब बार बार पढ़ेंगे, एक तो आपको तब याद होंगे, सेकेंडली अगर आप ड्रग्स के नाम याद रखना चाहते हैं ना, और एडवर्स इफेक्ट्स और स्पेक्ट्रम, ये तीन चीज़ें हैं जो आपको ना थ्योरी से एक दो बार पढ़ के याद नहीं होते, बार बार पढ़ के याद होते हैं। या दूसरा तरीका इसका है स्केची। ये तीन चीज़ें, ड्रग्स के नाम, स्पेक्ट्रम, किन किन माइक्रोब्स के अगेंस्ट वो एक्टिव है, और एडवर्स इफेक्ट्स, ये तीन चीज़ें आपको जो है वो स्केचिंग बहुत हेल्प करेगी। अगर आपको पिक्टोरियल मेमोरी है, यू रिमेंबर थिंग्स बेटर थ्रू पिक्चर्स, तो आप जो है वो स्केची को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, पेनिसिलिन्स आर पोलर कंपाउंड्स दैट आर नॉट मेटाबलाइज्ड एक्सटेंसिवली। पोलर होते हैं, इनको मेटाबलाइज हमारी बॉडी में ना, हम लोग मेटाबलाइज करने का मतलब है हम उन्हें वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करें ताकि वो ड्रग्स किडनी से एक्सक्रीट हो जाएं। अब हम ऐसी ड्रग्स को वाटर सॉल्युबल करेंगे जो वाटर सॉल्युबल नहीं होंगी, ऑब्वियसली लिवर सॉल्युबल ड्रग है या किसी और फॉर्म में है जो वाटर सॉल्युबल नहीं है, तो वो किडनी से एक्सक्रीट नहीं हो सकती। एक शर्त है हमारी बॉडी में, अगर किसी चीज़ ने किडनी से एक्सक्रीट होना है ना, उसका वाटर सॉल्युबल होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग ड्रग्स को चेंज कर देते हैं जब हमने उन्हें एक्सक्रीट करना होता है, हम उनके बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस करते हैं जो आपने जनरल फार्मा में पढ़ा होगा। ठीक है। सो इसी तरह ये वाली जो ड्रग्स हैं ये पोलर होती हैं, तो दैट्स वाई हमें इसकी जो है वो मेटाबलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एंड दे डायरेक्टली एक्सक्रीट अनचेंज्ड इन द यूरिन via glomerular filtration and tubular secretion. The latter process is inhibited by propanicid. अब ट्यूबुलर, अगर आपको किडनीज याद हो, अब ये भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। लेक्चर इन चीज़ों की वजह से लंबा होता है, जब मैं छोटी छोटी चीज़ को एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको अच्छी तरह से आपने कॉन्सेप्ट लिए हो ना हर सिस्टम के, तो ये चीज़ें आपको खुद ही समझ आ जाए। जब आप किडनीज में फिल्ट्रेशन की बात करते हैं ना थ्रू नेफ्रॉन, तो हम लोग दो तरह से जो आपका किडनी का ट्यूब्यूल्स का ल्यूमिन है, जहाँ बेसिकली यूरिन बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका लुकोफेली है और ये ल्यूमिन है, यहाँ यूरिन बन रहा है। एक तो ल्यूमिन के ये जो यूरिन बन रहा है, इट इज़ द फिल्ट्रेशन ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से फिल्टर हुआ और वो इधर आ गया। उसमें डिफरेंट ड्रग्स हो सकती हैं जिन्हें हमने एक्सक्रीट करना है। दूसरा ड्रग्स यहाँ पर कहाँ से आ सकती हैं कि जिसके साथ वाजर एक्टा चल रहे हैं, जो ब्लड वेसल्स चल रही हैं, वहाँ से ड्रग्स को एक्टिवली सिक्रीट किया जाए इनटू दीज ट्यूब्यूल्स। ये दो रास्ते हैं। अब बहुत सारी ड्रग्स इस मेथड से भी जारी होती हैं, बहुत सारी इस मेथड से भी जारी होती हैं। अब पेनिसिलिन का ड्रग इंटरेक्शन है, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि पेनिसिलिन के साथ एक और ड्रग है प्रोबेनिसिड। प्रोबेनिसिड जब आप देते हैं, ऐसा पेशेंट जो प्रोबेनिसिड ले रहा है, उसको एंटीबायोटिक, उसको किसी डिजीज़ की वजह से एंटीबायोटिक लेनी पड़ी, तो अगर आप उस पेशेंट में पेनिसिलिन देंगे ना, तो पेनिसिलिन ने इस तरीके से एक्सक्रीट होना है यूरिन के अंदर। तो प्रोबेनिसिड क्या करता है, जिस चैनल ने पेनिसिलिन को यहाँ ट्रांसपोर्ट कराना था ना फ्रॉम ब्लड टू दिस, प्रोबेनिसिड उस चैनल को इनहिबिट कर देता है। अब उसकी इनहिबिशन से क्या होगा कि पेनिसिलिन ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, वो एक्सक्रीट नहीं होगी अल्टीमेटली, और ब्लड में उसके लेवल्स बढ़ जाएंगे, टॉक्सिसिटी डेवलप हो सकती है। सो ये एक चीज़ है जो आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ड्रग इंटरेक्शन। उसके बाद जी एक्सेप्शंस क्या है जी, नाफसिलिन एंड एम्पिसिलिन। हाँ, ये एक्सेप्शंस भी लाजमी याद रखनी है। सारी पेनिसिलिन किडनीज के थ्रू एक्सक्रीट होती हैं एक्सेप्ट नाफसिलिन एंड एम्पिसिलिन, जो कि आपके बाइल में सिक्रीट होती हैं। ड्रग की एक्सक्रीशन के आपकी बॉडी में दो रास्ते हैं, थ्रू फीसेस एंड थ्रू यूरिन। यूरिन से जो जाएगी वो किडनी से होके जाएगी। जो ड्रग फीसेस में एक्सक्रीट होगी ना, वो कैसे आएगी, आपकी बॉडी से ड्रग एब्जॉर्ब हुई, ब्लड में गई, ब्लड से ड्रग जाएगी लिवर के अंदर। लिवर के अंदर उसने अगर मेटाबलाइज होना है तो वो होगी, नहीं होना
तो क्या होगा, या तो अगर उसने किडनी से एक्सक्रीट होना है तो वो किडनी में चली जाएगी, अगर नहीं होना तो वो लिवर से बाइल के थ्रू आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट होगी और स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर वो फीसेस में एक्सक्रीट होगी। सो ये एम्पिसिलिन और नेफ्सिलिन जो है ना उनका ये रूट है। द प्लाज्मा हाफ लाइफ वेरी, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रोकेन एंड बेंजाथीन फॉर्म्स ऑफ पेनिसिलिन जी आर एडमिनिस्टर्ड IM एंड हैव लॉन्ग प्लाज्मा हाफ लाइफ। मोस्ट पेनिसिलिन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर ओनली व्हेन द मेनिंजेस आर इन्फ्लेम्ड। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल अगर किसी पेशेंट को कोई बीमारी नहीं है, कोई मेनिंजाइटिस नहीं है, तो उसको आप पेनिसिलिन दे दें, पेनिसिलिन उसका ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करेंगी, दे आर सेफ। बट अगर किसी पेशेंट को मेनिंजाइटिस है और ऐसे पेशेंट में आप पेनिसिलिन देंगे, अगर उसका मेनिंजाइटिस पेनिसिलिन से ट्रीट होने वाला नहीं है, तो पेनिसिलिन क्या करेगी, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगी बिकॉज हिज मेनिंजेस आर इन्फ्लेम्ड, और वहाँ पे जाके अब वो उसको ट्रीट तो कर नहीं सकती, हो सकता है रेजिस्टेंट हो, कोई भी रीज़न हो सकती है, तो वो जाकर वहाँ क्या टॉक्सिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेगी। तो उस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। ये भी MCQ है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या, अब ये जो मैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताने लगी हूँ ना, ये मैं डिटेल में बताऊंगी, और यही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेफलोस्पोरिन्स का है, कार्बापेनिम्स का है, मोनोबैक्टम्स का है, मैं वहाँ पर रिपीट नहीं करूँगी, ठीक है, टू सेव आवर टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स आर बैक्टीरियाइडल ड्रग्स, यानी कि ये डायरेक्टली किल करती हैं बैक्टीरिया को, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट नहीं करती। जितने भी सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं ना, सारे बैक्टीरियाइडल हैं। अच्छा, दे एक्ट टू इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस बाय फॉलोइंग स्टेप्स। अब आपने इन स्टेप्स को एज इट इज़ याद रखना है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। सो लिसन टू मी केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ड्रग दी, वो ड्रग पहुंची, ब्लड में फ्लो की, जहाँ भी बैक्टीरिया था वहाँ तक पहुँच गई। उस बैक्टीरिया की सेल वॉल से सबसे पहले उस ड्रग का जो है वो सामना होगा। अब उसकी बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर ना एक एंजाइम है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। इट इज़ अ एंजाइम जिसके पास एक रीजन है जहाँ पर पेनिसिलिन जो है वो बाइंड कर सकती है। हमने पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरह का बनाया है कि वो जाकर वहाँ पर बाइंड कर सकती है। तो आपने जो ड्रग दी वो जाकर वहाँ पर बाइंड करेगी, विच इज़ लोकेटेड इन द बैक्टीरियल साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। सेल वॉल में नहीं होता, सॉरी, सेल मेम्ब्रेन पे लगा होता है। सो वहाँ पर जाकर आपकी ड्रग ने बाइंड किया, सेल वॉल को ये क्रॉस कर लेती है। Inhibition of the transpeptidation reaction that cross-links the linear peptidation chain constituents of the cell wall। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि जब सेल वॉल की सिंथेसिस हो रही होती है तो सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन से। पेप्टाइडोग्लाइकन की चेन्स बनती हैं, ठीक है, प्रोटीन है ना, सॉर्ट ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स का मिक्सचर है, तो उसकी चेन्स पहले डेवलप होती हैं और फिर उन चेन्स को क्रॉस लिंक किया जाता है। अब उन चेन्स का जो क्रॉस लिंक वाला स्टेप है ना, वो इट इज़ कैटलाइज्ड बाय द सेम एंजाइम जिस पर आकर पेनिसिलिन बाइंड की है, विच इज़ पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। और इस स्टेप को हम ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें डिफरेंट पेप्टाइडोग्लाइकन चेन्स को हम क्रॉस लिंक कर रहे होते हैं to make the proper shape of the cell wall. So this is basically, first step is the binding, second step is to inhibit the enzyme that basically cross-links the linear polypeptidoglycan chains of the cell wall. Third is the activation of autolytic enzymes that cause lesions in the bacterial cell wall. थर्ड एक और एडिशनल इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये बैक्टीरियल सेल के जो ऑटोलिटिक अपने आप को किल करने वाले एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट कराती है जाके पेनिसिलिन, और इससे क्या होता है, बैक्टीरिया किल हो जाता है, ठीक है। Enzymatic hydrolysis of the beta lactam ring results in loss of antibacterial activity। जब अगर आपके जो आपने ड्रग दी है जिसके अंदर बीटा लैक्टम रिंग है, ऑब्वियसली पेनिसिलिन के अंदर बीटा लैक्टम रिंग है, अगर उस बीटा लैक्टम रिंग की एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस कराई जाए, जो मैंने आपको शुरू में बताई, बीटा लैक्टमेजेस एंजाइम से, अगर पेनिसिलिन के अंदर है तो हम उनको पेनिसिलिनेज कह रहे होते हैं, उन एंजाइम से अगर उसकी हाइड्रोलिसिस करा दी जाए या हो जाए, तो उससे एंटीबैक्टीरिया जो आपने ड्रग दी है ना, एंटीबायोटिक एंटीबैक्टीरियल ड्रग है, उसकी एफिकेसी खत्म हो जाएगी, ठीक है। सो जिनके पास ये वाले एंजाइम्स हैं उनसे रेजिस्टेंट होते हैं इन एंटीबायोटिक से, एंड दिस इज प्रेजेंट बाय मोस्ट स्टेफिलोकोकाई, मैनी ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स। इट इज़ अ मेजर मैकेनिज्म ऑफ बैक्टीरियल रेजिस्टेंस। बैक्टीरिया को रेजिस्ट करता है बाय यूजिंग दीज एंजाइम एंड बाय डिग्रेडिंग दोज बीटा लैक्टम रिंग्स, इनहिबिटर्स ऑफ दीज बैक्टीरियल एंजाइम्स। अब इसका हमने एक हल निकाला है कि हमारे पास ये इतनी वाइडली यूज ड्रग्स हैं और इतनी बड़ी क्लास है, इतनी अफेक्टिव ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं, सिर्फ इस वजह से हम इनको ख़त्म कर दें कि ये बैक्टीरिया इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो गया है, उसके पास एंजाइम है? नहीं, हमने क्या किया, हमने इस एंजाइम का इनहिबिटर बनाया, एंड दैट इनहिबिटर इज क्लाविलोनिक एसिड, सल्बेक्टम, टेजोबेक्टम। और जब हम ये वाली पेनिसिलिन देते हैं पेशेंट्स को, तो हम साथ ये एंजाइम इनहिबिटर भी कॉम्बिनेशन में देते हैं, ताकि एक तो रेजिस्टेंस भी ना हो और सेकेंडली वो एंजाइम भी ख़त्म हो जाए, इनहिबिट हो जाए, जो किल कर रहा था एंटीबैक्टीरियल ड्रग को हमारी।
ठीक है। सो इसमें एग्जांपल्स दे आर ऑफन यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद पेनिसिलिन टू प्रिवेंट देयर इनएक्टिवेशन, स्ट्रक्चरल चेंज एंड टारगेट। अब देखें दूसरी बात, अब हम बैक्टीरियल रेजिस्टेंस की बात करें ना कि बैक्टीरिया कैसे हमारे एंटी बैक्टीरियल या एंटीबायोटिक ड्रग की एक्टिविटी को रेजिस्ट करेगा कि मैं इससे बच जाऊं किसी तरह। पहला तरीका तो उसने अपने पास एक एंजाइम बना लिया, बीटा लैक्टमेज या पेनिसिलिनेज। दूसरा तरीका कि जहां आकर हमारी ड्रग ने बाइंड करना था ना, वो उसको ही बदल दे कि ड्रग वहां बाइंड ना कर सके, and that is the penicillin binding protein. So altering the structure of the penicillin binding protein is another mechanism of resistance and is responsible for methicillin resistance in staphylococci and for resistance to penicillin G in pneumococci. यानी इस लाइन का मतलब ये है कि जो स्ट्रेप नमूनी और स्टाफ ऑरियस है ना, इन दोनों ने क्या किया है कि अपने पास जो पीपीपीज थी, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन थे, उनको ही चेंज कर लिया ताकि इनके ऊपर मैथिसिलिन ना एक्ट कर सके स्टैफिलोकोकाई पर, जिसकी वजह से एमआरएस से बनता है मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टाफ ऑरियस, और स्ट्रेप नमूनी पर पेनिसिलिन जी ना एक्ट कर सके। ठीक है, उससे बनता है पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप नमूनी। ठीक है, और एंटीरोकोकाई भी इसके अंदर आ जाते हैं। इन सम ग्राम नेगेटिव रॉड सूडोमोनास जैसे कि, अब वो कैसे रेजिस्टेंस करता है, वो क्या करता है, इट चेंजेस इन द पोरिन स्ट्रक्चर्स इन द आउटर सेल वॉल मेम्ब्रेन में कंट्रीब्यूट टू रेजिस्टेंस बाय इम्पीडिंग द एक्सेस ऑफ पेनिसिलिन टू पीपीपीज। अब ये शुरू में मैंने बात बताई कि जो पेनिसिलिन है ना सेल मेम्ब्रेन के ऊपर लगे होते हैं पीपीपीज, अब उसके लिए पेनिसिलिन सेल वॉल को क्रॉस करके आते हैं सेल मेम्ब्रेन के पास। अब अगर कुछ ऐसा करे बैक्टीरिया कि वो सेल वॉल को ऐसा बना दे कि उसको पेनिसिलिन क्रॉस ही ना कर सके, तो वो मेथड ये यूज़ करते हैं, ये उन पोरिन चैनल्स को ख़राब कर देते हैं जिनसे पेनिसिलिन ने गुजर के आना है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स तक। तो ये मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस है ग्राम नेगेटिव रॉड्स का इन केस ऑफ पेनिसिलिन। फाइन, देन वी हैव क्लिनिकल यूजेस। ये हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था इन डिटेल, मैंने सारा कुछ आपको एक्सप्लेन किया, मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अच्छा ये ग्लोसरी के अंदर कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, बैक्टीरियोस्टेटिक, एमआईसी, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी का, ये सारा कुछ मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी। अच्छा जी, क्लिनिकल यूजेस, अब ये थोड़ी रट्टे की चीज़ें हैं कि हम किन किन डिजीज़ में किन किन ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट यूज़ करते हैं पेनिसिलिन को।